नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। देखिए, जो अभी एक बड़ा विषय आया हुआ है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ये हो रही है कि जो भर्तियां हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उस पर होने क्या जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि एक वातावरण जो भी बना हुआ है वो कुछ ऐसा है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरफ जाएगी, मतलब किस किस प्रकार का निर्णय लेगी। और ठीक है, जैसा भी कोई एक विषय उठता है तो इस पर एक राजनीति भी शुरू हो जाती है। राजनीति कुछ शुरू इस तरीके से होती है कि अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं एक स्पष्ट डिस्क्लेमर दे दूँ आपको। मैं बता दूँ जो मुख्य बात है, मुख्य बात यही है कि अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। और उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हुई है कि जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति हुई थी वो अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, संशय में हैं। तो कोर्ट का विषय है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, जब प्रवक्तागणों से बात करूंगा तब भी ये बात एक बार कहूंगा मैं। कोशिश कीजिएगा, कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि यह सुनिश्चित कीजिएगा कि कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रहे। और उसके बाद इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले परिचय करवा देता हूं अपने मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोपाल जी, आपका स्वागत है। अनिल चौहान हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ के आर पांडे जी हैं, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षा संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है पांडे जी। कुछ बातें हैं, देखिए मैं फिर से वह बात कह दूं, दोहराता हूं मैं अपनी बात, कि यह विषय ऐसा है जिसमें कि कोर्ट्स के डिसीजंस हैं। और मैं ये चाहूँगा आप सभी से कि कोर्ट के विषयों का, बातों का पूरा सम्मान रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट के निर्णय के दिगर बातें कुछ और बातों को लेकर हैं। बात यही है, जो डीएलएड होता है जिसमें कि बाकायदा नियमता, मतलब मैं पूरी तरह से बात करूं कि एक भर्ती निकलती है नियमानुसार, उस भर्ती के लिए लोग आवेदन करते हैं नियमानुसार, उसके बाद वो परीक्षा देते हैं नियमानुसार, फिर वो परीक्षा पास करते हैं नियमानुसार, पास करने के बाद उनकी काउंसलिंग होती है नियमानुसार। नियमानुसार मतलब मैं कह रहा हूं जो उस वक्त तत्काल उपस्थित नियम थे, या जिन नियमों के आधार पर सरकार ये सब कुछ कर रही थी, मतलब सरकार के पास ये नियम थे तभी तो वो कर रही थी ये जो हो रहा था। और फिर उसके बाद नियुक्ति होती है नियमानुसार, और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट का आदेश आता है, और कोर्ट के आदेश के बाद जो स्थिति अभी बनती है, तो इस पर जो अभी मैं देख रहा था कुछ बातें शुरू हो रही हैं, कुछ मैं शिक्षकों से भी ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनसे बात कर रहा था, इस पर जो विषय निकले थे। चलिए, मैं आप सभी से इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जब ये सब कुछ होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड, और बीएड बैचलर इन एजुकेशन, इसको लेकर जो बातें हो रही हैं इसमें बहुत से तथ्य हैं। और कुछ तथ्य ये कहते हैं कि ये जो परीक्षाएं थी उसमें जो अर्हताएँ थी वो उस तरीके से सुनिश्चित नहीं की गई। लेकिन ये अर्हता सुनिश्चित कौन करता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आप लोग करेक्ट करिएगा, बताइएगा इसके अलावा भी कोई बात अगर है। उसके बाद जब एक स्थिति ऐसी आती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को एनसीटीई का गजट खारिज कर दिया जाता है, ये फिर उसके बाद ये जो तमाम स्थितियां आती हैं, जो विषय बनते हैं, मैं जहां कहीं भी गलत हूं आप सभी से अनुरोध है कि मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे पास जो अभी उपस्थित, जो मेरे पास जानकारी है, उपलब्ध जानकारी है, उसके अनुसार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत मैं कर लेता हूं आपसे ही। गोपाल सामंतो जी, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, वैकेंसी निकलती है कांग्रेस के शासनकाल में, परीक्षा भी वही लेते हैं, उसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग वो और आप मिलकर करते हैं, 2 बार वो 2 बार आप, फिर उसके बाद नियुक्ति होती है, नियुक्ति आप करते हैं। उसके बाद यह जो स्थिति बनी हुई है इसका समाधान किस रूप में देखते हैं? मतलब समाधान कहने का मतलब मैं उन शिक्षकों की बात कह रहा था
जो कि आप देख भी रहे होंगे विजुअल में, वो जो कि लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उन्होंने तो सब कुछ वही किया था जो दोनों सरकारों ने कहा। हम कहाँ गलत थे? नियुक्ति हमारी उस आधार पर हुई। अब हमारा क्या होगा सामंतो जी, क्या होगा उनका? जी शिक्षा व्यवस्था गोपाल जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। कोई विषय, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। भविष्य और बच्चों के भविष्य। देखिए, आपने विज्ञापन कांग्रेस की सरकार ने आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ठीक करवाता हूं गोपाल जी, आपके पास लौटता हूं मैं। इस बीच अनिल जी से बात कर लूं। अनिल जी, पहले गोपाल जी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बाधाएं हैं, दूर कीजिए उसे, जो तकनीकी बाधाएं। अनिल जी, एक बात बताइए, ये जो पूरा हुआ तो सभी इसमें शामिल थे, आपने भी ये सब कुछ किया था, वहाँ से आप चले थे। आप कह रहे थे, पीसीसी अध्यक्ष, मैं दीपक बैज जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनका समायोजन किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए, उन्हें सहायक क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला सहायक या फिर उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में उनकी भर्ती की जाए, कुछ रास्ता निकाला जाए, या फिर उन्हें जो ब्रिज कोर्स होता है या विभागीय डीएड करवाया जाए, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। जब परीक्षा हो रही थी तब क्या आपको भी ये पता नहीं था क्या ये अर्हता जो मानी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है या ठीक नहीं है? संजय जी, आपको साथी और डी न्यूज प्लस के विद्वान मेरा नमस्कार जी। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया थी, हिंदुस्तान में 7 से 12 स्टेट्स में इस तरह की भर्ती हुई। तकनीकी समस्या ये थी कि बीएड डिग्रीधारी जो होते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय का जो स्पष्ट आदेश है, जो जितना मैंने अवलोकन किया है, कि बीएड डिग्रीधारी जो होते हैं वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशन दे सकते हैं। डीएड की जो डिग्री लेता है, जो कोर्स करता है, वो स्पेसिफिक होता है कि वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी को एजुकेट करेगा, उसको सिखाएगा, पढ़ाएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह है इसमें बीएड और डीएड दोनों से आपने आवेदन मंगा लिए, ये गलत था। बीएड डिग्रीधारी को आप ऊपर की एजुकेशन में आप उनको शिक्षक के तौर पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के ये पद थे, इसलिए आपको डीएड डिग्रीधारियों को ही बुलाना था। लेकिन बड़ी बात यह है संजय जी कि ये गलती 7 से 12 स्टेटों में हुई, और ये कोई इंटेंशनली गलत नहीं किया गया, ये तकनीकी एक खामी थी, वो छोटी सी खामी थी जिसको माननीय न्यायालय ने परिभाषित किया। अब समस्या इस बात की है कि एक तकनीकी कमी तो आई, और 2 काउंसलिंग, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस सरकार में हुई 2 काउंसलिंग फरवरी मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। अब बड़ी बात यह है कि अगर शिक्षक भर्ती हो गए, उनमें से कुछ लोग ऐसे शिक्षक हैं जो कुछ नौकरियां छोड़कर आए थे, उनको ये बेहतर विकल्प लगा, कुछ की एज पार हो गई है। आज जो स्थिति पे खड़े हैं हम, वहां स्टेट गवर्नमेंट को संवेदनशीलता दिखानी थी। कभी मुंडन कर रहे हैं, कभी जल सत्याग्रह कर रहे हैं, बेचारे लगातार आंदोलनरत हैं। तो सरकार को जब दूसरे स्टेट्स में, मैं विशेष तौर पर आपको कि दूसरे स्टेट में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई, इन शिक्षकों का या तो समायोजन किया गया या विशेष विधेयक लाया गया सदन में और कुछ नियमों को शिथिल करके इनको एक रास्ता, एक हल निकाला गया। छत्तीसगढ़ में सरकार क्यों संवेदनहीन बनी हुई है, जबकि यहां लगभग 80,000 पद शिक्षकों के खाली हैं, और जब सरकार का गठन हुआ, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा के पहले 20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साहब, इन्होंने 20 शिक्षक भर्ती नहीं किए। तो जब शिक्षकों के पद रिक्त हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, तो क्या इनका समायोजन वहां नहीं किया जा सकता? नहीं होते पद रिक्त तब अलग बात थी। दूसरी बात, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं निकाली जा सकती? और तीसरी अहम बात, सरकार या उसका कोई प्रतिनिधि जब जल सत्याग्रह कर रहे हैं, ये इतने दिनों से आंदोलनरत हैं, तो कोई बात करने को क्यों तैयार नहीं है? ये कौन सी संवेदनहीनता है? क्या लोकतंत्र में सरकार को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि आप बात करें उनसे, उनके विषयों को ठोस आश्वासन दें कि हम कोई ना कोई हल आपका निकालेंगे, जबकि पैरेलल स्टेट्स जो हैं जहां ये गलतियां हुई थी, वहां उनको सुधारा जा चुका है। सामंता जी से पूछ लो। सामंता जी सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, हालांकि अनिल जी जो आप कह रहे हैं क्यों नहीं बात कर पा रहे थे, तो सर क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, आप भी जानते हैं, आप सभी विद्वान लोग हैं, ये
ये कोई सरकार नहीं, यह सरकारों का कुछ ऐसा स्वभाव होता है। वो आंदोलन आपने भी देखा होगा जब 2018 में हो रहा था शिक्षकों का, कितना लंबा चला था वो आंदोलन, उसके बाद क्या क्या हुआ था, सबसे आप अवगत हैं भली भांति। तो ये सरकारें ऐसा करती हैं, पता नहीं क्यों, और विपक्ष ऐसा ही उन्हें कुछ सलाह देता है, उन्हें कुछ बताता है। गोपाल जी, यही सारी बातें हैं। चलिए, जो अनिल जी कह रहे हैं आपको भी पता है, 70 से ज़्यादा पद खाली हैं और भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। दूसरे स्टेट्स में भी यह हुआ, वो भी अनुकरणीय बन सकते हैं कि उन्होंने वहाँ क्या किया, अध्ययन किया जा सकता है। क्या करने जा रहे हैं सर? आप हमारे चैनल में बैठे हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं? कैसे संबल मिले उन शिक्षकों को जिनकी कोई गलती नहीं? संजय जी, मैं पहले तो ये पूछना चाहूंगा जी आपके माध्यम से कांग्रेस से कि कांग्रेस आज इस मुद्दे पे बात करती है, और जब बात करती है तो ये सारा का सारा काम बोलती है कि भाजपा की सरकार ने। भाई, विज्ञापन किसने निकाला? विज्ञापन निकालने वाले तो उनकी सरकार थी ना। आपने अभी आपके चैनल में ही कहा कि कई स्टेट में निकला। भाई, किसी स्टेट में अगर गलती हो गई तो आपने उस गलती को क्यों दोहराई? आपने अपना पूछ परख क्यों नहीं किया? क्या आपके पास अधिकारी नहीं थे? क्या आपके पास कानूनन जानकारी नहीं थी? क्या आपकी सोच नहीं थी? क्या आपको हड़बड़ी थी? क्या विषय था? ये सारे विषयों पर भी तो बात होनी चाहिए ना जी। आज आप सारे के सारे संवेदन की बात कर रहे हैं कि भाई ये संवेदनहीन सरकार है। भाई, आप तो न्यायहीन सरकार हो गए ना, आप तो ज्ञानहीन सरकार हो गए, आप तो बिना जानकारीहीन सरकार हो गए कि बिना जानकारी के आपने नियुक्ति कर दी। और एक बार नहीं, भाई पुलिस भर्ती में आपने क्या किया? पुरुषों के पोस्ट पे महिलाओं की भर्ती कर दी। भाई, आपको हड़बड़ी किस चीज की थी भर्तियों में? ऐसा कौन सा मलाई बट रहा था, ऐसा कौन सा रेवड़ी बट रहा था जो आपने नियुक्तियों में हड़बड़ी दिखाई? बिना जानकारी, बिना ठोस अप्रोच, बिना ठोस परीक्षाओं को, बिना ठोस इंटरव्यूज के आपने सारी चीजें कर। लेकिन अब क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि एक ऐसा विषय है इसमें दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ये मिल के काम करने वाली बात है, ये देश के भविष्य की बात है। लेकिन दोषारोपण अगर होगा तो दोषारोपण को उत्तर भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं पहले दोषारोपण को उत्तर दे रहा हूं। ठीक है। अब आपकी सरकार ने विज्ञापन निकाला, आप आज बोल रहे हैं। भाई, आपने विज्ञापन निकालते समय क्या जानकारी ली थी? आपके पास क्या जानकारी थी? आपने क्या निर्णय लिया था? आप सार्वजनिक करिए ना पहले। आपने दो काउंसलिंग क्यों की? अगर आपको पता चल गया कि आपने गलती कर डाली, फिर आपने काउंसलिंग का प्रोसेस क्यों किया? आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में सरकार है। मैं आपको ये निश्चित कर सकता हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला। आज अगर आप संविलियन की बात करते हैं, सबसे पहले संविलियन किसकी सरकार में हुई? इनके 5 साल में कोई संविलियन हुआ हो तो बता दीजिए। भाई, 2008 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षकों का संविलियन शुरू हुआ। आप इस बात को नकार नहीं सकते, कोई नकार नहीं सकता। मैं ये पूछ लेता हूं सामंतो जी, हालांकि जो मैं बात कह रहा था, जो 18 की बात कर रहा था, वो सामंतो जी वही थी, भारतीय जनता पार्टी की वो समय सरकार थी। 17 की जो बात कर रहा हूं, जो अंतिम समय था जब चुनाव होने वाले थे, जब शिक्षाकर्मी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर के आंदोलन में बैठे हुए थे, रायपुर में जमावड़ा था, तब भाजपा की ही सरकार थी। और उस वक्त मुझे जहाँ तक याद है कि सरगुजा से, अंबिकापुर से डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके संविलियन की घोषणा की थी। आंदोलन लंबा चला था। मैं के.आर. पांडे जी से पूछ लूँ, फिर आपसे मैं लूँगा जवाब कि क्या हड़बड़ी थी या क्या आपने अध्ययन नहीं किया, क्या अधिकारियों को पता नहीं था। आपसे पूछूंगा मैं अनिल जी। के.आर. पांडे जी, आप तो वहाँ हैं जहाँ पर कि छात्र बैठे हुए हैं, और आंदोलन तो क्या कहूँगा, वो तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं सर कि सरकार इस दिशा में कुछ करे, और पूछ रहे हैं कि सर हमारी क्या गलती? ठीक है, आप लड़ लीजिए, राजनीति आप लोग कर लीजिए, कह लीजिए एक दूसरों को जितना भला बुरा कहना है, हमारा क्या सर, हम क्या करें? हमने तो वही किया जो आपने कहा, आपने ही भर्ती की, अब हम क्या करें? क्या कह रहे हैं वहाँ पर? के.आर. जी, आप देख रहे होंगे। जी, ये समय ऐसा है कि अभी राजनीति से परे होकर सब जो हमारे 2900 जो शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ पे राजनीति तो वाकई में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मिलजुल कर
इस विषय पे एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है कि इन मुद्दों को कैसे हल किया जाए और इन शिक्षकों को कैसे समायोजित किया जाए। अब ये तो पूरे सरकार पे ही मुख्य निर्भर करता है कि इनको किस तरह से कहां पे समायोजित किया जाए। और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार से हमें उम्मीद है कि शायद सरकार जो है भरोसे की सरकार है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी और कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को समायोजित करेगी। ठीक, ये वो शिक्षक हैं जिनको डीएड और बीएड वाले अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया गया था। डीएड वाले और बीएड वाले दोनों अभ्यर्थी समान समय पे समान अवसर पे परीक्षा में बैठे थे और इनकी एक मेरिट लिस्ट बनी थी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर इन बीएड वालों का चयन सहायक शिक्षक के रूप में हुआ है। तो इन सहायक शिक्षक के पदों में जो बीएड वाले जो चयनित हुए हैं, ये जो नियम कायदे जो विज्ञापन में जो शर्तें दी हुई थी उन पूरी शर्तों को पूरा करते हुए उस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और मेरिट के आधार पर उनका चयन हुआ। जी ठीक है, बता दीजिए अनिल जी, आपने अध्ययन नहीं किया था क्या, जानकारी नहीं थी क्या? मैंने संजय जी बहुत सम्मान पूर्वक सुना भाजपा के प्रवक्ता को। उन्होंने कहा ज्ञानहीन सरकारें थी वो जिन्होंने विज्ञापन निकाला। मैं उनको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने 2 इस तरह की भर्तियां की हैं और सबसे ज्ञानहीन फिर उन्हीं को ये कहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं सबसे ज्ञानवान मुख्यमंत्री वही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह भी किए हैं। 80% बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, उसमें 20% ही दूसरे होंगे। दूसरी बात देखिए, अच्छा, आप तो अधिवक्ता भी हैं अनिल जी, अधिवक्ता भी हैं, उनका क्या होगा फिर ऐसे में? जी देखिए संजय जी, माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर किया, इस तकनीकी भूल को उसने समझा और माननीय न्यायालय ने कहा कि बीएड डीएड दोनों को आपने सिमिलर ले लिया सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उसमें मैक्सिमम भाजपा शासित है जिनको ये ज्ञानहीन कह रहे हैं। अब समस्या इस बात की है कि तकनीकी भूल हुई है, सरकारों को एक डायरेक्शन हुआ कि आप इसमें इनका निराकरण कुछ भी करके आप कर सकते हैं, उसकी आपको फ्रीडम दी गई है जी। पर जब कोर्ट का निर्देश ये हो गया और दूसरे पैरेलल स्टेट जिन्होंने इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया, हमारे स्टेट में ऐसी क्या दिक्कत थी? क्या उसको संवेदनहीन नहीं कहा जाएगा? अरे साहब, शिक्षकों के पद खाली हैं, सिर्फ आपको सेंसिटिव होकर मामले को सॉर्ट आउट करना है। देखिए संजय जी, और जो इश्यूज होते हैं उसमें निश्चित रूप से गवर्नमेंट डिले करती है, सोचना पड़ता है। पर मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर हम दूसरे ये भाजपा शासित राज्यों को ही अध्ययन कर लेते तो इनको हल मिल जाता। सवाल इस बात का है कि आप छत्तीसगढ़ में ऐसा तब कर रहे हैं जब ये जो शिक्षक स्ट्राइक पे हैं, ये पद से अभी हटने वाले हैं, इसमें 70% बैकलॉग भर्ती वाले हैं। अंबिकापुर बस्तर के अनुसूचित जनजाति के शिक्षक ज्यादा हैं और उनके साथ इस तरह का जब अन्याय हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बात करते हैं जीरो टॉलरेंस और हर व्यक्ति को न्याय देंगे। साहब दूसरे स्टेट दे लिए, आप अभी तक बैठे हैं और सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं और आप कहते हैं राजनीति भी नहीं करनी है और आप ज्ञानहीन कह देते हैं और सारे आपके मुख्यमंत्री ज्ञानहीन हो जाते हैं ऐसे में। तो देखिए, सोच समझकर ये बातें बोलनी चाहिए। एक तकनीकी समस्या थी, सिर्फ इतनी सी बात है उसमें कि उसका निराकरण सरकार को सेंसिटिव होकर कर लेना था। ठीक है, या तो समायोजन आप जो कह रहे हैं ठीक है, छोड़ दीजिए, आप दोनों छोड़ दीजिए सर। ये जो शिक्षक जो हैं उनको क्या संदेश है सर? समायोजन उनका होगा किसी रूप में, उन्हें पद तो ठीक है, इस पद पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बराबर समकक्ष इन्हें कोई पद मिलेगा। कुल मिलाकर उनकी आशंका दूर कर रहे हैं अभी आप। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का इन्होंने जानकारी दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के विरोध में कानून बना, आपने क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गौरक्षा के ऊपर कानून बना, आपने क्यों नहीं बनाया? बनाइए ना, नेशनल लेवल पे क्यों नहीं बना रहे हैं आप? धर्मांतरण की बात मत करिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? रोज हिंदुत्व मंगलसूत्र मुद्रा बोल रहे हैं। बनाए ना अनिल जी, सुन लीजिए। लेकिन मैं बड़ा सेंसिटिव विषय है गोपाल जी, ये शिक्षक मतलब संघ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा था उसी वो जो बैठे हुए हैं शिक्षक वहां से निकल कर आ रहे हैं, वो अभी इतने सैकड़ों लोग कहिए जो संघ है उसमें तो हजारों लोग वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बता दीजिए। बाकी विषयों पर जरूर बात कर लूंगा। मैं के.आर. पांडे जी का पहले धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सरकार पर, आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार पर भरोसा जताया। उन्होंने बोला कि हमें भरोसा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। भाई, हमने 15 साल तक के जब सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, आज इस भरोसे का कारण वो 15 साल की सरकार है। जब जब
कोई ऐसा विषय आया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही हल निकाला। ये भरोसा का कारण वो 15 साल का सुशासन है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे अपने सरकार पे भरोसा है। निश्चित रूप से ये 2897 शिक्षकों का कोई ना कोई सकारात्मक हल जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे कानून हैं जिस पे भूपेश बघेल शांत थे, उस पे बात मत करिए। मैंने पहले आपको ज्ञानहीन नहीं कहा, आपने पहले संवेदनहीन कहा। पहले मैं के आर पांडे जी को संदेश दे दूं, पहले मैं के आर पांडे जी को संदेश दे दूं। आपने सुना, आपने कहा था कि उम्मीदों की सरकार है, भरोसे की सरकार है। एक भरोसेमंद टेलीविजन चैनल के डिबेट में बैठकर गोपाल जी ये कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा के आर पांडे जी, उन्होंने कहा है कि यह साहब जो है, आपने चूंकि भरोसा दिखाया है, भरोसे की सरकार है, और उन्होंने भरोसा दिलाया है यह कहते हुए कि जरूर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। निश्चिंत हो जाइए, इसका मतलब आप अपने साथियों से कहिए आंदोलन बंद कर दें, निश्चिंत हो जाएं। जी, गोपाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संवेदनशील मुद्दे पर सोच रहे हैं, और मेरी इस चैनल के माध्यम से उनसे अपील है कि सरकार तक ये बात अच्छे से पहुंचाए। और हमें यकीन भी है, उन शिक्षकों को भी यकीन है, ये ऐसे शिक्षक हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केआर जी पहुंचाए नहीं, वो सरकार के ही व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, और उन्होंने भरोसा दिलाया है, तो हमको उल्लेख किया है, वो बोल रहे हैं तो हमको यकीन भी है। और देखिए, आप तो शुरू से जानते हैं, कोई भी शिक्षक आंदोलन अपने से नहीं करता। जब वो मजबूर हो जाता है, जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वो आंदोलन पे बैठते हैं। नहीं तो शिक्षक तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए ही होते हैं, भविष्य, बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं। और गोपाल भैया ने हमारी हिम्मत बढ़ा दी, जो बोले कि हम सोच रहे हैं उनके बारे में। और मैं यहाँ अनिल भैया से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो अभी ये जो मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये 2900 शिक्षकों के भविष्य का मुद्दा है, जो हजारों बच्चों के भविष्य को गढ़ रहे हैं। तो मेरा दोनों से निवेदन है कि संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से परे होकर, एक होकर इन शिक्षकों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि 35,000 शिक्षकों की भर्ती की विधानसभा में घोषणा की गई थी, और 52,000 शिक्षकों के पद रिक्त है, जिनको इन पदों को पूर्ति करने की घोषणा पत्र में भी जिक्र है, बीजेपी के घोषणा पत्र। तो केवल 2900 शिक्षकों को समायोजित करना है। भरोसा जताया है, आपने इतना बड़ा भरोसा किया है, गोपाल जी ने आपके भरोसे को बिल्कुल यथावत रखा है, और आपको भी भरोसा दिलाया है कि आप भरोसा करते हैं तो ये सब होगा। अनिल जी, पटाक्षेप हो गया, उन्होंने विश्वास दिला दिया है, गोपाल सबंतो जी ने कहा है कि हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अब देखिए, गोपाल जी बोल रहे थे कि शिक्षकों का संविलियन हमने किया, घोषणा के लिए कर देने से संविलियन नहीं होता है, वो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था। और यहाँ आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत भी उन्होंने की, और सारे सरकारों को ज्ञानहीन कह के योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह सब कुछ चपेट में ले लिया। नहीं, पर मुख्य मुद्दा ये है कि इन शिक्षकों के हित के लिए, इन शिक्षकों के हित के लिए कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। सरकार अगर कोई कदम उठाना चाहे, हम उसमें भी साथ खड़े हैं। इन शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए, कांग्रेस हर कदम पर इनके साथ है, और सरकार भी इनको राहत पहुंचाने के लिए जो कदम उठाएगी, हम उनके साथ हैं। आज हम आंदोलन में भी इसीलिए समर्थन कर रहे हैं कि ये जिनाइन मांग है, इस पर राजनीति निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, और बिना सोचे समझे आरोप प्रत्यारोप में जाना भी नहीं चाहिए। सरकार को, मेरा मानना है कि दूसरे स्टेट्स की तरह इस मामले को अभी तक सॉर्ट आउट कर लेना था। लेकिन इन शिक्षकों को एक अनिल जी चलिए, चुनावी वर्ष तो आ रहा हूं, गोपाल जी आता हूं। चुनावी वर्ष तो नहीं है सर, अभी तो काफी दिन बचे हैं, अभी तो चुनाव से लौट कर आए हैं, अभी सत्ता 1 साल हुए हैं, चुनावी वर्ष तो नहीं है। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, गोपाल जी भी चाहते हैं, बल्कि गोपाल जी ने तो कहा है, विश्वास दिलाया है कि ये होगा, हम करेंगे, मतलब पटाक्षेप तो हो गया। फिर भी मान लीजिए किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, आप भरोसा दिला रहे हैं, आप करेंगे जब आएंगे। पहले दिन से इस पर काम होगा।
ये हमारा ठोस आश्वासन नहीं, वादा जी। है। और आपको बता दूं कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन में कही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले होगी। आप देख पा रहे होंगे कि शायद हो गई होगी, मुझे तो नहीं मालूम। 20 शिक्षक भर्ती नहीं किए इन्होंने। और ये जो शिक्षक भर्ती हुए हैं पहले से, जी। इनको न्याय दिलाया जाना चाहिए। कांग्रेस उसमें कहीं पर राजनीति नहीं करेगी। इन शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए और इसमें बहुत बड़ी तकनीकी समस्या भी नहीं है। सरकार को सिर्फ सेंसिटिव होकर काम करना। गोपाल जी संक्षेप में सर, समय की बाध्यता है। गोपाल जी, तकनीकी खामी के लिए क्या भूपेश बघेल माफी मांगेंगे? पहला सवाल। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं संविलियन आपके सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ तो शिवराज से मंगवा दीजिए, हमारे देखिए मैं बार बार भी इनको मांग सुनता हूं, इनको इतना पेशेंस नहीं है कि दूसरे की भी सुन लीजिए, इसीलिए लोगों ने इनको सुनना बंद कर अनिल जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। आप दोनों दूसरा, मर्यादित कब इन्होंने प्रवक्ता संविलियन किया हैं है? जी। कब संविलियन किया है, किस साल में संविलियन किया, थोड़ी जानकारी दे दें। मेरे से मांगेंगे तो 2003 से लेकर 2018 तक की पूरी जानकारी मेरे पास है जी। ये बार बार झूठ बोलना, झूठ बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये इनका काम है। पहली बात, अगर आप हड़ताल को समर्थित करते हैं तो आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए, पूर्व मुख्यमंत्री को, कि माफी मांगे शिक्षकों से, देश के भविष्य से माफी मांगे, देश के युवाओं से माफी मांगे। पीएचडी में आपने माफी नहीं मांगी, आपको युवाओं ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज हर बार आप लोगों से छल करेंगे, युवाओं से छल करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, आपको नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इन सब पापों का भुगतान करना पड़ेगा। और आप अगर दिल से समर्थन करते हैं तो आप माफी मांग के बोलिए कि हम सरकार के साथ है, जो भी निर्णय लेंगे हम सरकार के साथ। 200 पेपर लीक हो आप गए सरकार में, 10 साल में। आपको किसके साथ धोखा था? युवाओं के साथ नहीं था। कौन सा मजाक था? अरे पहले आप सुन लिया करें, आप बीच में पड़ जाते हैं। क्या होता है ना, मैं आपको शांति से सुनता हूँ, आप थोड़ा सा ना डिबेट में मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। मुझे मालूम है कांग्रेसियों को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में आप लेके बैठे हैं। गोपाल जी, अनिल जी, आप दोनों ही शांत, मृदुभाषी और मर्यादित प्रवक्ता हैं। मैं जानता हूं एक दूसरे को बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ये स्थिति पता नहीं क्यों बनती दिखाई दे रही है। आपने अपनी बात की। गोपाल जी और कुछ बहुत संक्षेप में, अनिल जी आपसे फाइनल ले लूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा, जब भूपेश बघेल एक पत्रकार के ऊपर हमला करने पहुंच जाते हैं तो मैं इनसे भी मर्यादा का एक्सपेक्टेशन रखना मेरे लिए गलती है। कांग्रेसियों से मर्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता, इसीलिए बार बार इनको पब्लिक खारिज कर रही है और खारिज करते रहे। संक्षेप में अनिल माफी जी, मांगना चाहिए भूपेश बघेल को, यहाँ के युवाओं से सामने आके माफी मांगना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई थी। अनिल जी संक्षेप में सर। गोपाल जी कितनी भी तेज जोर से झूठ बोल लें, जब योगी आदित्यनाथ और शिवराज को ये माफी मंगवाने के लिए पहले अपने घर में कह देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री इस तरह की स्कीम नहीं निकालता या कोई विज्ञापन जारी नहीं करता। ये अधिकारियों की तकनीकी भूल से हुआ काम है, किसी भी स्टेट में। अगर मुख्यमंत्री की निविदा जारी करते, विज्ञापन जारी करते तो एक बार बात समझ में आती। गोपाल जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, चाहे संविलियन का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे, हम बात कर लेंगे, लेकिन सवाल इतना का है कि कितने पेपर लीक हुए मोदी सरकार में। इस कुलाल में आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। और अनिल जी फिर चर्चा करेंगे, चूंकि समय की बाध्यता है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और के.आर. पांडे जी आप भी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन विषयों को लेकर, और मैं कहता हूं कि आज की चर्चा का जो अंत था वो सार्थक ही निकला। ठीक है, कुछ बातें हुई, लेकिन चर्चा का अंत इस रूप में सार्थक निकला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है उन शिक्षकों को कि सरकार उनके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। कुल मिलाकर उनके लिए अवसर समाप्त नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि यह परिणाम जो है, डिबेट का जो परिणाम, ठीक है, वह अंत में परिणाम क्या आता है, क्या होता है, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस चर्चा को सार्थक मानता हूं। तो ठीक है, अब देखना होगा आने वाले कितने दिनों में यह सब कुछ हो पाता है। जो शिक्षक अपनी मांग तो मत कहिए, फिर वही कहता हूं मैं, शिक्षक जो सरकार से एक प्रकार का निवेदन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इस विपत्ति से निकालिए, समायोजन कीजिए, किसी प्रकार से वह सब कुछ कीजिए, क्योंकि हमारी कोई इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं थी। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।